हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको आगे पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में डिफरिंग स्टैंड्स विद इन मूवमेंट, जो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया था, इसकी अलग अलग जो शाखाएं क्या थी, ठीक है, जो ब्रांचेज ऑफ दिस मूवमेंट, कि किन लोगों ने इस आंदोलन को किस तरह से लिया। क्योंकि महात्मा गांधी ने तो जो सत्याग्रह है उसकी बात कही थी, लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को लिया। तो इसकी शुरुआत देखते हैं हम कैसे हुआ। तो दिसंबर, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, दिसंबर 1920 के जो नागपुर का सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी की लीडरशिप में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है स्टार्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने। ठीक, जनवरी में ये स्टार्ट हो गया, जनवरी 1921। ठीक है, स्टार्टिंग मानते हैं किसकी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, असहयोग आंदोलन की। अब इसकी जो ब्रांच हैं वो किस किस तरह से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट अर्बन एरिया, शहरों में। ठीक है, शहरों में आंदोलन कैसे चला, शहरों में आंदोलन। अब शहरों के लोग क्या हैं, उस समय जो महात्मा गांधी के साथ वो लोग थे जो कि पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास है, वो महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का एक पहला बड़ा आंदोलन था। उससे पहले उन्होंने छोटे आंदोलन किए थे, उनके बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, चंपारण में किया था, अहमदाबाद में और खेड़ा में। ठीक है, 3 छोटे आंदोलन थे, लेकिन ये सबसे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये बड़ा आंदोलन था। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज प्रेजेंट टाइम का इंडिया, इतने बड़े एरिया में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाना था। अब शहरों में आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या करना है उसके अंदर? महात्मा गांधी ने क्या बताया कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। अंग्रेज यदि हमें लाठियां बरसाएं, मारें, पीटें, पलट के हमें जवाब नहीं देना है। ठीक है, करना क्या है फिर? अब किसी को बेवजह पीटते रहें तो गुस्सा आने लगेगा, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि हमें बिल्कुल उन पर उनको रिप्लाई नहीं देना है वायलेंस के रूप में, हमें विरोध करते रहना है। ठीक है, एक जगह टिके रहना है, कितने भी वो मारें पीटें। अब क्या होने लगा कि लोग हैं वो धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ने लगे। महिलाएं, उनको भी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में शामिल कर लिया कि वो आए क्या करें। उनसे कहा कि आप है पहली बार इंडिया में इतने बड़े लेवल पे 1921 और 20 के आसपास इंडिया की जो फीमेल हैं वो पहली बार पब्लिक प्लेस में इस तरह से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पहली बार निकली। महात्मा गांधी ने क्या कहा उनसे कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, पिकेटिंग करनी है। ठीक है, पिकेटिंग होता है एक तरह से रास्ता रोकना। ठीक है, रास्ता रोकना या धरना देना। ठीक है, धरना देना। पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें लोग हैं, दुकान है, शराब की दुकान है, अंग्रेजों के ऑफिस, पोस्ट ऑफिस होगा, पुलिस स्टेशन, उसका जो एंट्री गेट होता है उस एंट्रेंस करने से रोक दें उसको। ऐसे आंदोलन करने के तरीकों को बोलते हैं पिकेटिंग। अंग्रेज तो गोली चला रहे थे, वायलेंस हम कर नहीं सकते, क्योंकि 1857 में हमने डायरेक्ट लड़ाई लड़ ली, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जीत पाए। तो अब हम महात्मा गांधी कहा इस तरह से हमें काम लेना है। तो पिकेटिंग है, उसको देख लेते हैं। ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट in which entrance of shop, पुलिस स्टेशन और बाकी जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं ETC ब्लॉक्ड बाय पीपल, जनता के द्वारा। जनता है, लोग यदि एंट्रेंस है उसको रोक दें तो उसको बोलते हैं पिकेटिंग। अब इसमें क्या है, वायलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, कि जो रास्ता है उसके आगे गेट पे आगे बैठ जाओ। महिलाएं, उनसे भी कहा कि गेट के आगे बैठ जाओ। तो इसमें राजी राजी से सारे लोग तैयार होते गए और शहरों में महात्मा गांधी की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि उस समय न्यूज़
हैं वो अखबार चलते थे, तो अखबार हैं महात्मा गांधी जैसे कहते थे, अगले दिन अखबारें उनमें प्रिंट होती थी और फिर महात्मा गांधी के कई जगह सीधे भाषण भी देते थे। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी उस समय, तो लोग महात्मा गांधी की सीधी बातें उनसे कनेक्ट होके और आंदोलन से जुड़ते गए। उसके अलावा उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा उन्होंने कहा बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट क्या होना है कि उसका बहिष्कार करना है, हिंदी में बोलते हैं उसको बहिष्कार, बॉयकॉट भी बोलते हैं। बहिष्कार किनका? फॉरेन गुड्स का, विदेशी जो चीज़ है उनका, फॉरेन गुड्स जो विदेशी सामान है उसका क्या करना है, हमें विरोध करना है। विदेशी कपड़े क्या हैं? कपड़ा, कॉटन क्लॉथ, सबसे बड़ा मार्केट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। कहीं अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया अपना सूती वस्त्र वो विदेशों में बेचता था और अंग्रेजों के आने के बाद क्या उल्टी स्थिति हो गई, अब हम उनके मशीनों से बने हुए कपड़े हैं वो इंडिया में क्या है बेच रहे थे। अब महात्मा गांधी ने ये दो तरीका बनाया कि बॉयकॉट करना है विदेशी कपड़ों का और पिकेटिंग। अब विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे तो पहनेंगे क्या? तो महात्मा गांधी ने कहा कि सूती कपड़े हैं जिनको खादी है, खादी क्लॉथ, इनको क्या किया, खादी के कपड़े इनको पहनना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि महंगा पड़ता था, मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते पड़ते थे। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मैं चलाना सीख रहा हूँ, चरखा चलाना, और आप सारे भी अपने अपने घरों में चरखा चलाएं, क्योंकि चरखे चलाकर ही क्या करेंगे, उनका जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब अंग्रेज ऑफिसर हैं वो सोच रहे थे ये क्या चरखा चला के हमें भगाएगा। ठीक है, हम जो इंडिया के बड़े बड़े राजा हैं, मराठे हैं, सिख हैं, ठीक है, कोई भी राजा हमारे सामने नहीं टिक पाया। 1857 क्रांति में मुगल बादशाह उनको हरा दिया, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं बची जो अंग्रेजों को चैलेंज कर सकते या उनको हरा सके। और महात्मा गांधी की तरफ देखकर हंस रहे थे अंग्रेज ऑफिसर, पुलिस वाले, कि ये चरखे से हराएगा हमें। लेकिन महात्मा गांधी ने दूर की बात सोची। ठीक है, खादी पहनना स्टार्ट कर दिया। ये इसके कार्यक्रम है कि क्या क्या इस आंदोलन में किए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करना है किसका? कोर्ट्स का, जो न्यायालय हैं उनमें नहीं जाएं। फिर न्यायालय में नहीं जाएंगे तो अपने विवाद कैसे सुलझाएं? पंचों के द्वारा, जो पुराना सिस्टम था इंडिया में उसके द्वारा। और क्या करें फिर उसके अलावा? स्कूल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, उनमें नहीं जाएं, अपनी खुद की निजी पाठशालाएं खोलें। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने उस समय खोल दिए बंगाल में। और भी कई जो नामी गिरामी हस्तियां हैं उन्होंने अपने स्थानीय जो इंडिया के जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और जो अंग्रेजों के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें जाने से स्टूडेंट्स से उनको मना किया, जिनका महात्मा गांधी पे विश्वास था। जिनका नहीं था वो तो रेगुलर ऐसे ही चलते रहे। टीचर्स हैं, उनसे कहा पढ़ाने नहीं जाएं। ठीक, तो गवर्नमेंट सिस्टम में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, प्रेजेंट टाइम में किसी से कहें गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से तो सरकारी नौकरी मिलती है, उसे कोई भी लीडर कहे तो लोग उसको यार चुनाव में हरा देंगे। ठीक है, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसको चुनाव में ही हरा देंगे। अरे तो हमारी नौकरी खा रहा है, ठीक है, इससे अच्छा है तुम हमें तेरी पोस्ट ही चेंज कर देते हैं, तुझे वोट ही नहीं देते हैं। लेकिन उस समय महात्मा गांधी के कहने पर लाखों लोगों ने या हज़ारों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद जो अपना कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ नहीं तो चरखा चलाना ही, महात्मा गांधी के कहने पर चरखा चलाना ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, कई को पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो ये शहरों में ये आंदोलन है इस तरह से चलता रहा। अब महात्मा गांधी के चरखे हैं उसने क्या असर दिखाया? तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1921 में 1921 में 102 करोड़ रुपए की थी। उस समय के हिसाब से 102 करोड़ रुपए की थी, वो कम होकर कितनी हो गई एक साल के अंदर? 1922 में 57 करोड़ रुपीस। अब देख लो कितना, एक साल के अंदर ही महात्मा गांधी ने उसको कितना कम कर दिया। आंदोलन के शुरुआत होने से पहले 102 करोड़ रुपीस का जो उनका बिजनेस था क्लॉथ इंडस्ट्री का, वो कम होकर कम से कम कितना 40 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा नुकसान कर दिया। और उस समय के 40 करोड़ का मतलब आज के 40 अरब के बराबर। ठीक, तो इतना ज़्यादा नुकसान किया महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों की जो जड़ हैं, ठीक है, उनकी रूट्स हैं, उनको टारगेट किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वो गलती नहीं की कि अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़नी है, इसलिए तो सत्याग्रह की थ्योरी दी। अब क्या करना है, उसका एक असर, उसके परिणाम है। व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? पहला, डेटा के हिसाब से देख सकते हैं कि खादी ने क्या
चरखा ने क्या कमाल किया। पहला ये अर्बन एरिया में हो गया। फीमेल का एक इम्पोर्टेंट है कि फीमेल पहली बार इंडिया में बाहर आई और शराब की दुकानें उनके आगे धरना दिया, गवर्नमेंट की जो ऑफिस है उनके आगे धरना दिया, पिकेटिंग की उन्होंने, वाइकेट किया, उनसे कहा कि जो अपने कपड़े पहनते हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, सूती की साड़ियाँ पहनो, ठीक है, खुद अपने घरों पे क्या है, चरखा है वो लगाओ। कपास कहाँ से आ गया, कपास तो इंडिया में बहुत होता है खेतों में, वो अंग्रेज व्यापारी उनको बेचते थे, इससे अच्छा अपने घरों में ही कपड़े बनाएं। महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर होते हुए खुद उन्होंने चरखा चलाना स्टार्ट कर दिया। अर्बन एरिया हो गए। रूरल एरिया में क्या हुआ, गाँव में, रूरल एरिया गाँव में ये आंदोलन किस तरह से चला इसको देख लेते हैं। अब यहाँ का गाँव में जो लोग हैं वो महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की थ्योरी है उन पे उसका विश्वास नहीं था और ना उनके समझ में आई वो थ्योरी, ठीक है। उन्होंने जो महात्मा गांधी ने कही कि किसी के क्या है हृदय परिवर्तन करना है, किसी का प्रतिरोध करना है, ठीक, ये चीज़ें उनके समझ से ही बाहर थी क्योंकि एजुकेटेड लोग गाँव में नहीं थे उस समय, तो बहुत कम लिटरेसी रेट थी। अब क्या करें, उन लोगों ने समझा कि महात्मा गांधी ने कहा है आंदोलन करना है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने सोचा 1857 जैसी क्रांति होने वाली है तो अपने तरीके से क्या है आंदोलन करें। अब किसान हैं, किसानों ने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी। महात्मा गांधी ने चंपारण में भी इसीलिए आंदोलन किया था, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी। अब आंदोलन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। बड़े बड़े जमींदार हैं, उनको टैक्स देने से उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया, बंद कर दिया। अब यहाँ यूपी, जिसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, ठीक है, अवध में किसानों के नेता हो गए बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र हैं, वो अवध में किसान हैं, उनको संगठित कर रहे थे। उनको दो चीज़ों पे दिक्कत थी उनको। एक तो क्या था, यहाँ पर एक अंग्रेज़ों ने गिरमिटिया सिस्टम स्टार्ट किया था। गिरमिटिया क्या होते हैं, इंडेंटर्ड लेबर। इस जो एक्ट है गिरमिटिया कानून, इसके अनुसार क्या करते थे अंग्रेज, फिजी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड है, एक छोटा सा, इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, इंडियन डायस्पोरा है वहाँ, गिरमिटिया हिंदी में बोलते थे इंडेंटर्ड लेबर। उसके अनुसार अंग्रेज बिहार यूपी से मजदूर हैं उनको पकड़ के ले गए, ठीक है। आज भी इंडिया में ज़्यादातर जो लेबर हैं वो कहाँ हैं, बिहार यूपी के हैं। अब वहाँ चले जाते थे वो, और काम करने के लिए चले गए। अब काम उनसे करवा रहे हैं, सैलरी उनको दे नहीं रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, ठीक है। इतनी दूर इंडिया से, इतनी दूर पानी के जहाज़ उनमें लेके गए और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास में एक आइलैंड है फिजी, वहाँ पर छोड़ दिया। क्या करें, वापस आ नहीं सकते, ठीक है। उनके जो हेड हैं, उनके बिजनेसमैन हैं, मालिक हैं, परेशान करते थे उनको। इसका बाबा रामचंद्र ने विरोध किया, हमारे देश से तुम नहीं लेके जाओगे। जैसे अफ्रीका में किया उन्होंने, तो अंग्रेज़ों की क्या आदत ही ख़राब थी, पहले अफ्रीका से करते थे वो व्यापार, अफ्रीका से अमेरिका में ले जाते थे, साउथ अमेरिका में लेके गए। यही इंडिया में किया उन्होंने काम, तो बाबा रामचंद्र ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसको बोलते हैं गिरमिटिया, ठीक है, गिरमिटिया इंडेंटर्ड लेबर। उसके अलावा लगान है, उसका विरोध किया, टैक्स का, लगान का विरोध किया। अब 1921 तक आते आते क्या है कि जवाहरलाल नेहरू उस समय यंग लीडर थे और उन्होंने अवध क्षेत्र का दौरा किया, क्योंकि वो भी यूपी इलाहाबाद से आते थे। तो जून 1921, ठीक है, जून में उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर किसानों की समस्याएं जानी, क्या क्या समस्या हैं। अब बाबा रामचंद्र से भी मिले जवाहरलाल नेहरू हैं। बाबा रामचंद्र तो लोकल लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू यंग लीडर थे, लेकिन पूरे इंडिया के लीडरशिप की क्वालिटी थी उनके अंदर। अब इन्होंने अवध के अंदर ही अवध किसान यूनियन बनाई, ठीक है। किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिला के अवध किसान सभा, ठीक है, अवध फार्मर यूनियन बनाई इन्होंने। किन्होंने, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने बाद में। और
ये उन्होंने 1921 में अक्टूबर में बनाई। ठीक, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, डेट जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं लिख देता हूँ, वो याद करनी है। ठीक है, किन्होंने अवध किसान सभा बनाई? बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने। शुरुआत किन्होंने की? ये बाबा रामचंद्र, ये लोकल किसान हैं, उनके लीडर थे। अब आते आते 1 साल के बाद 1921 में, क्योंकि इनका तो मेन टारगेट था किसानों को अंग्रेजों से कम, और वो जमींदार जिनसे टैक्स वसूलते थे वो ज़्यादा निशाने पर थे इनके। ठीक है, टारगेट थे। तो 1921 में आते आते इन्होंने जो जमींदार हैं और व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, इन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्री लगा रखी थी, ब्रिटिश कपड़ों की, ठीक है, शराब की दुकान थी, उन पे क्या है इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब महात्मा गांधी ने तो क्या है वायलेंस की मना की थी, लेकिन गाँव में आते आते जो वायलेंस है उस विचारधारा से दूर चले गए, और नॉन वायलेंस की थ्योरी है महात्मा गांधी की, जो सत्याग्रह था उस लक्ष्य से बहुत दूर हटके और अपनी तरीके से आंदोलन करने लग गए। ठीक है, और अपनी सारी बातें उनको सही ठहरा रहे थे। अरे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ऐसा ही कहा है। ठीक है, किसी को मार दिया और महात्मा गांधी के ऊपर थोप देते थे। ठीक है, कहे कि बाबा ने ऐसे ही कहा है, बाबा मतलब गांधी जी, कि ऐसे ही कहा है कि आंदोलन करना है, अंग्रेजों को भगाना है इसी साल। कैसे भगाना है? अब महात्मा गांधी ने तो क्या सत्याग्रह की थ्योरी दी कि उनके खिलाफ पलट के क्या है वायलेंस नहीं करनी है, फिजिकल है वो फोर्स यूज नहीं करनी है, लेकिन किसान है उन्होंने अपने तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये यूपी मेन इसमें रहा। दूसरा है इसमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स हैं, यहाँ ट्राइबल किसानों उन्होंने विद्रोह किया। गुडेम हिल्स कहाँ पर हैं प्रेजेंट टाइम में? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना साउथ में। ठीक है, अभी तक अवध बोल रहे थे, यूपी, अवध को यूपी भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश। अब गुडेम हिल्स हैं, वहाँ पर एक ट्राइबल्स लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, मूवी भी बनी है उनके ऊपर, अल्लूरी सीताराम राजू हैं उनके ऊपर, आ रहे हैं, एक और है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, सीताराम राजू ये जो लीडर हैं ट्राइबल्स फार्मर के लीडर, इन्होंने जो ट्राइब्स हैं उनको संगठित किया, क्योंकि जो ट्राइब्स हैं ना उनको अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, उनसे फ्री में काम करवाते थे। RRR मूवी देखी है ना, ठीक है, ऑस्कर मिला है उसको, वहीं से तो कहानी स्टार्ट होती है। वो ट्राइब्स हैं, उनके जंगल हैं, वहाँ ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे वो, और उनसे फ्री में काम करवाते हैं, वो बच्ची है उसको किडनैप कर लेते हैं। सेम ऐसा ही वहाँ उनके जो उनके निवास थे, ट्राइब्स क्या हैं जंगलों में रहती हैं ज़्यादातर। अब वहाँ उनके बीच में होकर ट्रेन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। समस्या क्या है, वहाँ से उनसे फ्री में काम करवाते थे, परेशान करते थे उनको। इंडिया के जो बड़े धनवान लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, दोनों मिलके उन ट्राइब्स से उनका शोषण कर रहे थे। अब अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इन्होंने विद्रोह का बिगुल है वो बजा दिया। अब लोग इनको क्या है भगवान का रूप मानने लग गए कि इनमें चमत्कारिक शक्ति है और ये अंग्रेज़ों को क्या है सीधा कर देंगे, सीधा मतलब उनको ख़त्म कर देंगे। अब ख़त्म कैसे करेंगे वो अल्लूरी सीताराम? लोगों में एक अफवाह सी फैल गई कि इनको आध्यात्मिक शक्ति मिली है, स्पिरिचुअल पावर है, भगवान ने इनको भेजा है कि हमारे अत्याचार हैं उनको क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, साउथ की मूवी में देखते हो ना, ठीक है, यही है हमारा भगवान, और सारे उसके पीछे ही लग जाते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है इसमें। तो सीताराम राजू हैं, इन्होंने विद्रोह करना, अब इन्होंने सारे काम है महात्मा गांधी के ऊपर डाल दिए। वायलेंस खुद कर रहे थे, महात्मा गांधी ने तो वायलेंस है उनके लिए बोला ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अंग्रेज़ों को भगाना है और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इन्होंने ट्राइब से उनसे कहा जो अपने पास पुराने हथियार हैं उनको ले आओ। ठीक है, कुछ भी नहीं मिले तो जो पेड़ हैं इनकी लाठियाँ ही बना लो, काट के कुल्हाड़ी ले आओ, फरसे ले आओ, तलवार ले आओ, जो कुछ है वो ले आओ और अंग्रेज़ों को मार के यहाँ से भगाना है। अंग्रेज़ों के साथ साथ इन्होंने जो इंडिया के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार, उनको भी निशाने पर लिया। और सीताराम राजू इन्होंने बहुत विद्रोह किया। लास्ट में क्या है, इनको पकड़ लिया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी पावरफुल और हिंसा कर रहे हैं तो उनको बहाना मिल गया। लास्ट में अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इनको 1924 में क्या है फांसी दे दी। ठीक है, हैंग कर दिया इनको। तो ये दो ब्रांच हो गई, एक अर्बन एरिया में, एक रूरल एरिया में, और एक तीसरा रूरल एरिया के अंदर ही ट्राइबल एरिया में।
ट्राइब्स एरिया में आंध्र प्रदेश की गुड़े मिसल में अल्लूरू सीताराम राजू, नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट है प्लांटेशन, मूवमेंट इन प्लांटेशन, बागानों में आंदोलन। बागानों में किस तरह से आंदोलन हुआ उसके बारे में देखते हैं हम। बागानों में आंदोलन, मूवमेंट्स इन प्लांटेशन। बागान होते हैं जहाँ नॉर्थ ईस्ट की बातें, जैसे असम है वहाँ चाय की खेती होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे जो खेती होती है उसको बोलते हैं प्लांटेशन टाइप्स एग्रीकल्चर, ठीक। अब इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर जो भारत से लोग हैं, भारत के मतलब यूपी के, बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, ये लोग काम करने के लिए असम की तरफ चले गए। अब जब इनको धीरे धीरे न्यूज़ पड़ी, ठीक है, और न्यूज़ कैसे सुनी इन्होंने, थोड़े बहुत तो कुछ पढ़े लिखे ही थे कुछ समय के लिए, कुछ लोग तो स्कूल में गए थे। अब अंग्रेज ऑफिसर हैं, जमींदार हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं और गलती से अखबार है वो इधर उधर चला गया या उन्होंने फेंक दिया, थोड़ी देर देख लिया, बड़ी बड़ी हेडिंग पढ़ ली कि महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ को, अंग्रेज़ सरकार को क्या है, यहाँ से भारत से भगाना है या अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना है, विद्रोह करना है। या फिर अखबारों की हेडिंग आती थी कि अब अंग्रेज़ों के दिन कुछ ही दिन बचे हैं और वो वापस अपनी बोरिया बिस्तर भर के वापस जाएंगे। ऐसी ऐसी खबरें हैं उन मजदूरों के पास धीरे धीरे पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने फिर आंदोलन कर लिया। जो उनकी बाउंड्री थी, उनको तार, जो बार बंदी होती है, तार लगा के रखते हैं खेतों के, उनको तोड़ के, क्योंकि यहाँ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जो जमींदार हैं, अंग्रेज जो थे, उनके हेड थे जो बागानों के, क्या करते थे, फ्री में काम करवाते थे इनसे, बहुत कम सैलरी देते थे, केवल खाना देते थे। अब इन्होंने विरोध कर दिया, ठीक है, और मारा पीटा जाता था, वापस घर नहीं जा सकते थे, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते थे। अब जैसे ये सूचना मिली 1921 में कि महात्मा गांधी हैं, कोई बाहर से आए हैं, ठीक है, और इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को मैं 1 साल के अंदर इंडिया से भगा दूंगा। अब लोगों ने समझा, अब सत्याग्रह थोड़ी तो किसी ने नहीं पढ़ी, बस उनकी हेडिंग है वो सुन ली कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अंग्रेज़ों को वापस कर दूंगा। कैसे कर दूंगा वो तरीके नहीं समझे। अब निकल गए वो वहाँ से, निकल गए तो क्योंकि सारी जगह हड़ताल थी, तो जैसे ही वो, उनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी, बड़ी मुश्किल से तो वो मालिक हैं उससे बच के या उससे झगड़ा करके निकल के आ गए। निकल के आए तो रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन के वहाँ गए प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर ट्रेन ही नहीं चल रही, क्योंकि ट्रेन चलाने वाले ज़्यादातर इंडिया के। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अंग्रेज़ों का सहयोग ही नहीं करना है, इसलिए आंदोलन का नाम ही असहयोग, उनका कोऑपरेट ही नहीं करना है। जो ट्रेन के ड्राइवर है इंडिया के, छोड़ दो नौकरी, ठीक है, फिर क्या चलाएंगे, ऊँट गाड़ी चला लो, बैलगाड़ी चला लो, धीरे धीरे पेट भर लेंगे, एक बार अंग्रेज़ों को तो भगने दो यहाँ, ठीक है, नौकरी बाद में मिल जाएगी। अब गांधी जी के कहने पर इस तरह से हवाएं बनने लगी। गए तो बड़ी निराशा हुई उनको, ठीक है, निराशा कैसे हाथ लगी, बस स्टैंड पे गए, बस ही नहीं चल रही है। अब बड़ी निराश होकर, और जाएँ तो जाएँ कहाँ, पैदल चलें तो पुलिस है उनको रोक ले, मालिक है उसने भी, पुलिस है उसमें कंप्लेन कर दी कि मेरे कुछ वर्कर्स हैं वो भाग गए, कानून उनके अंग्रेज़ों के। अब लास्ट में जाके वो जो वर्कर्स हैं कहाँ चले गए, वहीं चले गए जहाँ से वो आए थे, और फिर उनका दोबारा और ज़्यादा शोषण किया वहाँ के मालिक ने, ठीक। तो ये 3 स्ट्रीम्स थी महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन है उसकी। देन इसके बाद एक घटना हुई, उस घटना के बाद गांधी जी हैं, तब तक महात्मा गांधी हैं वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, लोगों के साथ, तब तक पुलिस है उन्होंने महात्मा गांधी हैं उनको अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन एक घटना हुई थी 1922 में, गोरखपुर, यूपी में जगह है अभी भी, फरवरी में 1922 में, चोरी चोरा, चोरी चोरा, ये चोरी चोरा एक जगह है, ठीक है, चोरी आएगा पहले, चोरा आएगा बाद में, उल्टा मत कर देना इसको, चोरा पहले कर दो और चोरी बाद में। चोरी चोरा ये जगह है गोरखपुर में, यूपी में। यहाँ पर क्या किया, महात्मा गांधी की बात तो सुन नहीं रहे थे लोग, ठीक है, कहाँ तक पिटते रहे अंग्रेज़ों से, उनका जो पेशेंस है वो जवाब देने लग गया। महात्मा गांधी खुद तो, जो उनके वॉलंटियर्स थे वो तो अंग्रेज़ों की लाठियाँ सहन कर रहे थे,
कोई पलट के विरोध नहीं कर रहे थे, हृदय परिवर्तन करने पे लगे हुए थे महात्मा गांधी, तो सत्याग्रह की थ्योरी को फॉलो कर रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ लोग हैं क्योंकि अनएजुकेटेड थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन आंदोलन कर रहे थे। अब उन्होंने गुस्से में आकर पुलिस है उन पर लाठी चला रही थी, और वो इतने लोग, ठीक है 20-25 लोग हैं और वो 10,000 लोग हैं, उनको मार रहे थे। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा 20-25 लोग हैं, इनको तो हम ऐसे ही मार देंगे। और वो गए, और वो इंडिया के ही थे ज़्यादातर पुलिस वाले, ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ से थे वो, ब्रिटिश तो बहुत ही कम थे इंडिया में। गए और उस पुलिस स्टेशन में क्या किया उन्होंने, आग लगा दी, आग लगा दी उन्होंने, ठीक। और आग लगाने से उसमें 22 पुलिस वाले हैं, जिनमें एक SHO भी था, 22 पुलिस के लोग हैं, वो क्या हैं, जल गए, ठीक है। आग लगाएंगे, थाने में चारों ओर से घेर लिया, कहाँ भागोगे, भाग रहे थे तो जो पत्थर हैं, लाठियाँ हैं, डंडे हैं, उनसे मार रहे थे, तो उसी में जल गए। ये घटना अगले दिन अंग्रेज़ गवर्नमेंट को तो उसी समय पता लग गई, लेकिन महात्मा गांधी उनके पास ये सूचना पहुंची। अब महात्मा गांधी उनको लगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या है, मौका मिल गया, अब ये हमारा दूसरी तरीके से क्या करेगी, आंदोलन को दबाएगी, और ये गोलीबारी ज़्यादा करेगी, लोग हैं, वायलेंस ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा मारेंगे। इस वजह से गांधी है उन्होंने कॉल ऑफ ले लिया, आंदोलन उसको वापस ले लिया, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में तो क्या है, डिजिटल मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि ये करना है। उस समय ये नहीं था, अखबार हैं उसमें ही रिपोर्ट होती थी। तो महात्मा गांधी ने जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको कहा कि मैं गवर्नमेंट को लेटर लिखता हूँ और मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ, और ये वायलेंस हुई है इससे मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इस तरह का आंदोलन करना है। ये तो रियलिटी थी। कई लोग कहते हैं कि गांधी जी हैं वो डर गए, ठीक है, कि अंग्रेज हैं वो उसको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, इसलिए उन्होंने कहा मैं आंदोलन वापस ले लेता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। ये इस घटना के बाद क्या हुआ कि गांधी जी हैं उन्होंने वापस ले लिया। वापस लेने के बाद इंडिया के जो टॉप लीडर हैं उनमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यंग लीडर थे महात्मा गांधी से ज़्यादा। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत थी इस आंदोलन को वापस लेने की, ठीक है, अभी तो बिल्कुल लोगों में जोश आया था, इतने से अंग्रेज इनको तो ऐसे ही भगा देंगे मार मार के, एक बार इकट्ठे हो गए तो, और बिल्कुल पीक पे आने लगा था आंदोलन। अभी तो अंग्रेज़ों को मारना ही स्टार्ट किया था, और उसके पहले ही आपने, तब तक तो हम पिट रहे थे, फिल्मों में नहीं देखते हो, पहले हीरो है वो पिटता रहता है और लास्ट में जाके क्या करता है, जो विलेन होता है उसको मार देता है। अब किसी फिल्म में ही इतना ही दिखाएं कि हीरो है वो मार खा रहा है, उसके बाद ख़त्म कहानी, ठीक है, विलेन है वो जिंदा ही है। तो ऐसा ही उनको लगा, जो यंग लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा विरोध किया कि ये क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि वापस लेना पड़ गया। लेकिन महात्मा गांधी क्योंकि उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस है, उनका व्यू है वो लंबा था, उन्होंने सोचा कि पूरा आज़ाद करा के छोड़ूंगा इंडिया को, ठीक है, और इतनी जल्दी आज़ाद नहीं होगा। और लोगों को टेस्ट कर रहा था महात्मा गांधी कि कितने लोगों में कितनी हिम्मत है, कितनी मार खा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर रहा था, सोशल प्रैक्टिकल लोगों का ऊपर प्रैक्टिकल है। अंग्रेज ज़्यादा उग्र होने लगे, वापस कर लिया। अंग्रेज ऑफिसर आए, बापूजी कहाँ हैं, बापूजी मिल गए, ठीक है, कोई छुपे हुए तो थे नहीं ऐसे कि कहीं टेररिस्ट हैं कि छुपे हुए हैं, गए और उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उन पर मुकदमा चलाया, मुकदमा तो पता ही है क्या होना है, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी उनकी हुई और उनको जेल में डाल दिया। ये था असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद क्या होने लगा, इसके बाद क्या हुआ असहयोग आंदोलन के बाद, इस असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा महात्मा गांधी का आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था। लेकिन इनके बीच में क्या क्या हुआ, तो जब इसकी हेडिंग डाल देते हैं, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ, अवज्ञा आंदोलन की तरफ। अब महात्मा गांधी का दूसरा बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 10 साल के बाद। पहला 1921 में जनवरी में स्टार्ट होगा, दूसरा 1930 में स्टार्ट किया था, दूसरा बड़ा आंदोलन है सविनय अवज्ञा। इन 10 सालों के बीच में क्या हुआ,
महात्मा गांधी को तो क्या अरेस्ट कर लिया 1922 में, फरवरी में ही। उसके अगले दिन ही चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसके आरोप लगा दिए और उनको जेल में सेडिशन का आरोप लगाया उन पर, देशद्रोह का, और देशद्रोह का मुकदमा चला के जेल में डाल दिया। 4 साल की जेल हुई थी उनकी, ठीक है, 4 ईयर, 4 साल की जेल हो गई गांधी जी को। अब गांधी जी चले गए, लेकिन अब जो एक उफान आया था लोगों में, ठीक है, अब जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है और कोई बहुत बढ़िया रोहित शर्मा है, विराट कोहली छक्के मार रहे हैं और तुरंत आउट हो जाए वो, तो लोगों में स्टेडियम में निराशा छा जाती है ना, और फिर लगातार विकेट गिर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही हुआ, बापूजी तो कहाँ चले गए, जेल में, अब किस संभालें किसको। तो लोग अपने अपने तरीके से फिर अंग्रेज़ों का विरोध करने लग गए। कैसे करें, स्वराज पार्टी बनी एक, स्वराज पार्टी। अब ये वही लोग थे इस पार्टी में वही लोग थे जो महात्मा गांधी जब दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में कह रहे थे कि आंदोलन करना है, उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे, अंग्रेज इलेक्शन कराते थे, लिमिटेड इलेक्शन कराते थे, उसके लिए उन्होंने स्वराज पार्टी वाले लोग थे। स्वराज पार्टी में कौन थे, CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अभी मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उनके पिता, फादर हैं वो तो स्वराज पार्टी में, और बेटा है वो कांग्रेस की तरफ है, ठीक है। आइडियोलॉजी विचारधारा कई बार नहीं मिल पाती हैं। अब जवाहरलाल नेहरू हैं वो महात्मा गांधी के साथ लगे हुए थे, लास्ट में महात्मा गांधी से भी थोड़े नाराज हो गए 1922 में, लास्ट में तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गांधी जी ने। मोतीलाल नेहरू हैं वो स्वराज पार्टी में इलेक्शन लड़े, कई राज्य हैं उनमें उनकी सरकार बनी, ठीक है। पावर तो गवर्नर है उनके पास में थी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट इनके पास में दिए थे। सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन हुए, उनमें भी इनके रिप्रेजेंटेटिव गए, अंग्रेजों के जो कानून थे उनका विरोध करते थे। ऐसा नहीं कि ये देशभक्त नहीं थे, ये भी क्या है, देशभक्त थे। अलग अलग विचारधाराएं थी, लोग अपने अपनी तरीके से विरोध करते, ठीक है। भगत सिंह चंद्रशेखर अपने तरीके से विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। उन्होंने सोचा महात्मा गांधी इनकी जो थ्योरी है उससे तो कुछ होने वाला नहीं, इनको जैसे ये करते हैं ऐसा ही सुधारो इनको, ठीक है। ये गोली चलाते हैं 2 गोली चलाओ, होगा जो देखा जाएगा, हम मर जाएंगे और 10 खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, वो शहीद हो गए, लेकिन जो अगली जनरेशन है वो क्रांतिकारियों की खड़ी नहीं हुई। स्वराज पार्टी ये भी देशभक्त थे, लेकिन तरीके थे इलेक्शन लड़कर उनका विरोध करना है, पार्लियामेंट के अंदर विरोध करेंगे, किनका, अंग्रेजों की नीतियों का, जो कानून ला रहे हैं उनका, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में डिबेट होती है, न्यूज़ में देखते हैं, तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये लड़ रहे थे। महात्मा गांधी शुरू से ही ये फेवर में नहीं थे, ठीक। अब इसके बाद क्या होने लगा, एक और अंग्रेज कानून ले आए, साइमन कमीशन 1928 में, साइमन कमीशन, साइमन आयोग, साइमन आयोग क्या था, टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी पीएम थे उस समय, टोरी पीएम थे, नाम था इनका, ठीक है। अब इंडिया की तरह तो मिलेंगे नहीं ऐसे महेश, रमेश, राजेश, मुकेश, तो टोरी इस समय ब्रिटेन के पीएम है, वो इंडियन ओरिजिनेट हैं, ठीक है। इंडियन जो उनके मदर फादर हैं वो भारत के रहने वाले थे। तो हिस्ट्री में कितना चेंज होता है यहाँ देख सकते हो। इस समय टोरी पीएम थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, धीरे धीरे लोग हैं दोबारा से आंदोलन करने के उसमें, इसलिए थोड़ा उनको आज़ादी दे दो, बेहतर उनका प्रशासन कैसे, गवर्नमेंट है वो बढ़िया काम करे, इसके लिए एक साइमन कमीशन आया। इस साइमन कमीशन में सारे क्या है, वाइट पीपल थे, ब्रिटिश थे सारे, ऑल मेंबर्स आर ब्रिटिश, सारे इसमें अंग्रेज थे। कमीशन लेके आ गए, साइमन हेड थे इनके, उसके नाम पे इसका नाम हो गया साइमन कमीशन। लेके तो आ गए, इंडिया के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने आयोग बना दिया। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देने आए, प्रशासन देने आए भारत के लोगों ने। महात्मा गांधी उस समय आश्रम में चले गए, ठीक है, उनको कुछ समय के बाद छोड़ दिया था 1924 में, ठीक है। 4 साल की हुई थी, लेकिन 1.5 साल के बाद ही हेल्थ इश्यू बना के उनको छोड़ दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं, फिर वो चरखा चलाने वाले जो उनके रचनात्मक कार्य थे, ठीक है, जैसे सफाई करने का काम, ऐसे काम करने लग गए थे। महात्मा गांधी शांत थे अपने आश्रम में, कोई मतलब नहीं। साइमन कमीशन आ रहा है, कह दिया हाँ विरोध करो, जो उससे छोटे नेता हैं उनके लिए, ठीक है, मैं नहीं करूँगा भाई, ठीक है, मेरी बात तुम सुनते ही नहीं हो। मैंने तो कहा था कि उनका हिंसा नहीं करनी है, और तुमने वहाँ पुलिस वालों को ही जला दिया, 22 वालों को। तो गांधी जी के पास आते थे उनके आश्रम में साबरमती में,
ठीक है। गुजरात में सारे नेता हैं कांग्रेस के या और दूसरी पार्टी के, अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ ये मनमानी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या करें? महात्मा गांधी ने मना कर दिया, मुझे कोई आंदोलन करना ही नहीं है, ठीक है, खुद ही आप नेता बन जाओ, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने हिसाब से चला लो। तो यहाँ साइमन कमीशन ने उसका विरोध किया, हर जगह विरोध कर रहे थे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। मुंबई में, पाकिस्तान के लाहौर में, ठीक है, अमृतसर में, बंगाल में, कोलकाता में, ढाका में, हर जगह विरोध हो रहा था। किनका? साइमन कमीशन का। भारत के लोग कह रहे थे हमें ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें कानून, तुम्हारी ईमानदारी पे हमें विश्वास ही नहीं है, कोई कानून मत लाओ, हम पे एक एहसान करो कि इंडिया से वापस चले जाओ, ठीक है। उन्होंने कहा ये काम तो पॉसिबल नहीं है, ठीक, ये तो नहीं छोड़ेंगे इंडिया को, इंडिया से तो बहुत पैसा आ रहे हैं हमें, ठीक। अब ये साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय, लाजपत राय, इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। साइमन्स पुलिस वाले थे, एसपी थे, लाठियाँ चलाई और लाठी चार्ज में सर में लग गई और सर में लग के उनकी डेथ हो गई। भगत सिंह, उन्होंने कहा नेताजी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप शहीद हो जाओगे, लेकिन जिन्होंने लाठी मारी है ना उनको हम सबक सिखाएंगे उनके तरीके से ही। बोले महात्मा गांधी कुछ भी नहीं करें, उन्होंने अपने तरीके से किया काम, ठीक है, सिलेबस में नहीं है ये, बाकी डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आते हैं। साइमन कमीशन हो गया। साइमन कमीशन के बाद और दूसरी घटना हो रही थी, यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में सारे लोग 4-5 साल तक लड़ाई लड़ी, पैसे ख़त्म हो गए उनके, अमेरिका ने पैसे दिए थे उधार, ठीक है, यूरोप के देशों को। अब मंदी आ गई, अमेरिका में खुद सामान इतना बना लिया, बेकें कहाँ, पैसे नहीं थे लोगों के पास खरीदने के लिए, मंदी आ गई, डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग गया और कीमतें वो क्या हैं, महंगी होने लग गई। जैसे सामान है कोई 50 रुपये का आ रहा था वो अब 100 रुपये का आने लग गया। किसानों के पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे, टैक्स दें, ठीक है, क्या कैसे कैसे करें, टैक्स बढ़ा रहे थे, कम कर ही नहीं रहे थे, टैक्स कम करने के चक्कर में तो ये आंदोलन हुए थे इतने ज़्यादा। अब दोबारा से लोगों में क्या है, आंदोलन बढ़ने लग गया और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती गाँव में, कंट्री साइड एरिया में। 1928 के बाद, 1928 के बाद जो जमींदार हैं उनके घरों पे हमले होने लगे, जो फैक्ट्रियां उन पे हमले कर रहे थे, वर्कर्स हैं वो, इस तरह से यह माहौल है वो क्या होने लग गया, डिस्टर्ब होने लग गया इंडिया के गांव के एरिया में, ठीक। अब एक और घटना हुई थी इसी समय, जो वायसराय थे, वायसराय इस समय आज के पीएम होते हैं ना, प्रेसिडेंट पीएम दोनों की पावर मिला के एक वायसराय बनते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वायसराय, वायसराय, पहले इसको गवर्नर जनरल बोलते थे, फिर बाद में इसका नाम हो गया वायसराय। 1947 तक ये पोस्ट रही थी, इंडिया की सबसे टॉप पोस्ट थी। उससे ऊपर होता था इंडियन सेक्रेटरी, फिर उससे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक। तो वायसराय हैं इस समय थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, शॉर्टकट में इनको इरविन बोलते हैं। इरविन है, उन्होंने अक्टूबर में 1928 में क्या कहा भारत के लोगों को, साइमन कमीशन की बात मत सुनो, कोई बात नहीं, साइमन कमीशन की एक्सेप्ट ही नहीं की। उन्होंने कहा मैं तुम्हें डोमिनियन स्टेट दे देता हूँ, डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, इस डोमिनियन स्टेट में आधी आज़ादी होती है, ठीक है, ये कह रहे थे, और पूरी तरह से फॉलो भी नहीं कर रहे थे इसको, गोल मोल से उन्होंने अपना ऑर्डर निकाला था कि हाँ तुम्हें कुछ चीज़ें, उनमें जो मिनिस्टर बनेंगे इलेक्टेड होके उनको कुछ पावर दे देंगे, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की। सेना, पुलिस और फाइनेंस, बैंक, रेलवे, ये सारी चीज़ किसके पास रहेंगी, गवर्नर के पास। बाकी चीज़ इंडिया के लोग हैं उनको हम दे देंगे। फिर बचा ही क्या, पैसा उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, आर्मी उनके हाथ में, ट्रेवल करने के लिए रेलवे उनके हाथ में, बचा क्या भारत के लोगों के पास। चुनाव करवाते थे, मंत्री बनाते थे, मंत्री किसके बना दिए, मंत्री बना दिए गाँव में डेवलपमेंट कराने के लिए, हेल्थ के। अब हेल्थ के लिए डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर इंडिया के पैसा ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। डोमिनियन स्टेट्स बना रहे थे, कह रहे हैं हमें तुम्हें डोमिनियन स्टेट दे देंगे, ठीक है, आधी आज़ादी दे रहे हैं। भारत के लोगों ने कहा नहीं चाहिए, भारत के लोग मतलब कांग्रेस जो संगठन था, उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। इस समय तक गांधी जी हैं, वो बाबा हैं, वो क्या है, चुपचाप बैठे हुए थे आश्रम में, ठीक है, साबरमती आश्रम में, बापू जी, गांधी जी। अब इसके बाद एक और घटना हुई थी, इधर तो एयरबेन ये कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे,
उन्होंने कहा हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए, तुम रहोगे ही नहीं यहाँ, प्रधानमंत्री या वायसराय बनेगा हमारा, बनेगा भारत का, चुनाव होंगे, जो चुनाव में जीतेगा वो सरकार बनाएगा। ये कब बात कर रहे थे? 1928 के पास में, और आज़ाद हुए हम 1947, मतलब कम से कम 18, 19, 20 साल के बाद हमें आज़ाद किया, लेकिन हम मांगने लग गए थे। अब दिसंबर 1929 में लाहौर, अब तो पाकिस्तान में है, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस सेशन। उसके अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट उस साल के जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने जो बाद में नेहरू अध्यक्ष बने। और इन्होंने इसी मीटिंग में ये कहा कि जो अधिवेशन, जैसे महात्मा गांधी का नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास करवाया, ऐसे इन्होंने एक रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव पास करवाया कि हमें वो पूरी तरह से आज़ाद होना है, पूर्ण स्वराज का। ठीक है, ये रेजोल्यूशन क्या था? पूर्ण स्वराज। स्वराज क्या होता है? खुद का राज। स्व हिंदी के उससे बनाए, ये स्व मतलब खुद का, और राज मतलब शासन, खुद की सरकार रहेगी अपना। ठीक है, तो अपना शासन कब आएगा? तब अंग्रेज वापस चले जाएंगे। अंग्रेज वापस कैसे जाएंगे? ऐसे तो राजीबाजी से तो जाने वाले हैं नहीं, शांतिपूर्वक कहेंगे इनसे भाई चले जाओ, हाथ जोड़कर। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कह दिया असहयोग आंदोलन में चले जाओ, नहीं जा रहे। तो अब ये सिचुएशन महात्मा गांधी के दूसरे बड़े आंदोलन है उसकी सिचुएशन बन गई, मतलब उनका एक बैकग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म बन गया। तब तक महात्मा गांधी हैं, उनकी एंट्री नहीं होती है, तब तक वो अपने आश्रम में चरखा चला रहे थे। ठीक है, अंग्रेज उन पे हंसते थे, तुमने तो कहा था 1 साल में आज़ादी दिला दूंगा, देखो हम यही हैं, ठीक है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, और चरखा चला लो तुम जितना चलाना है। चरखा चलाने के चक्कर में तुम दुकान मत खोल लेना कपड़े की, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। महात्मा गांधी ने कहा एक दिन आएगा जब इसी चरखे से तुम्हें हराऊंगा, और गांधी जी लगे रहे अपने काम में। ठीक, ये तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसी बीच में क्या घटनाएं हो रही थी? भगत सिंह वाली विचारधाराओं के लोग, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो भी देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पे भी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक संगठन बनाया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम यही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एक संघ था भारत का, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, रिपब्लिक गणराज्य, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में सिस्टम है, प्रेसिडेंट हमारा हेड है, जिस कंट्री का हेड होता है इलेक्टेड बाय द पीपल, उस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक, गणराज्य। सोशलिस्ट ऐसी विचारधारा जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा नहीं अमीर गरीब बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट। तो ये इन्होंने किन ने मिलकर बनाई थी? एक तो थे इनमें भगत सिंह, अजय घोष, ठीक है, चंद्रशेखर हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद इसमें नहीं थे, तो मेन इसमें यही लीडर थे। एक तो थे भगत सिंह और एक थे अजय घोष। और इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एक और थे इनमें जतिन दास। ठीक है, जतिन दास सबसे फेमस तो इनमें ये हो गए, भगत सिंह है। कहाँ बनाया था इन्होंने? प्लेस कहाँ है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में स्टेडियम है क्रिकेट का, कोटला में। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में क्रिकेट के मैच होते हैं यहाँ पर, फिरोज शाह कोटला में। यहाँ पर इन्होंने मिल बैठ के, 3 मेन आदमी थे, अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह। इन्होंने कहा कि ऐसे डायरेक्ट गोली हैं, उनसे तो अंग्रेज भगेंगे नहीं, एक क्रांतिकारी जैसे रूस जैसी क्रांति लाना चाहते थे। ठीक है, टोटली कम्युनिस्ट भी नहीं थे भगत सिंह और ये हैं, लेकिन रूस जैसी क्रांति लाना चाहते थे इंडिया में, और जो अमीर गरीब की खाई है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये इन्होंने, महात्मा गांधी ने तो आंदोलन, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ अपनी आइडियोलॉजी उसको बता दिया कि मैं ये चाहता हूँ